अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम फार्माकोलॉजी के एक अहम यूनिट को डिस्कस करेंगे जिसका नेम है एनेस्थेटिक ड्रग्स। और इस यूनिट में आज हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरी यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जिसकी वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, जिसमें हमने इस यूनिट के बेसिक्स को एक्सप्लेन किया है कि एनेस्थेटिक ड्रग्स कौन से ड्रग्स होते हैं। तो एनेस्थेटिक ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो हम एनेस्थीसिया में यूज़ करते हैं, जिनको यूज़ करने के बाद हम किसी पेशेंट को एक शॉर्ट टाइम के लिए सेंसेशन फ्री बना देते हैं, ताकि वो अपने इन्वायरमेंट से अवेयर ना हो और कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर या मेडिकल प्रोसीजर जिसमें पेशेंट को नॉर्मली पेन फील होती हो तो उसमें उसको पेन फील ना हो और स्मूथली आराम से हम उस प्रोसीजर को परफॉर्म कर सके। तो एनेस्थेटिक ड्रग्स जो हैं उनको हम एनेस्थीसिया में यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके डिफरेंट टाइप्स थे और ये किस तरह एनेस्थीसिया किसी पेशेंट को दिया जाता है, तो ये तमाम के तमाम ऑब्जेक्टिव्स वो हमने फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किए हैं। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे सेकंड पार्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ एनेस्थेटिक ड्रग्स को कि वो कौन से क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और फिर हर एक एनेस्थेटिक ड्रग जो है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। इसी के साथ साथ इस सेकंड पार्ट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं तो उनको भी हम मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं एनेस्थेटिक ड्रग्स यूनिट के सेकंड पार्ट को। पहला स्लाइड हमारे पास है जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स और लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स। तो जिस तरह इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में हमने एक्सप्लेन किया कि एनेस्थीसिया के भी दो टाइप हैं, एक है जनरल एनेस्थीसिया, एक है लोकल एनेस्थीसिया, जो मेन दो टाइप हैं। तो जनरल एनेस्थीसिया में पूरी बॉडी जो है वो सेंसेशन फ्री हो जाती है, लेकिन लोकल एनेस्थीसिया में एक प्रॉपर हमारे पास लोकेशन बॉडी का प्रॉपर पार्ट उसको हम क्या कर लेते हैं, सेंसेशन फ्री बना देते हैं। तो वो मेडिसिन जो जनरल एनेस्थीसिया में यूज़ होती है उसको जनरल एनेस्थेटिक्स कहते हैं, और वो मेडिसिन जो लोकल एनेस्थीसिया में यूज़ होती है तो उनको फिर लोकल एनेस्थेटिक्स कहते हैं। सही है, जो आगे जाके हम फिर आप लोगों को बताएंगे कि कौन से मेडिसिन लोकल एनेस्थेटिक्स हैं और कौन से जनरल एनेस्थेटिक्स हैं। General anesthetics are the drugs which produce a reversible loss of all sensation and consciousness, or simply a drug that bring about a reversible loss of consciousness। तो वो मेडिसिन जो फुल सेंसेशन को लॉस कर लेते हैं, आपको कॉन्शियसनेस बना देते हैं, आपका जो कॉन्शियसनेस है उसको लॉस कर लेते हैं, आप अवेयर नहीं होते अपनी इन्वायरमेंट से, लेकिन एक रिवर्सिबल तरीके से, तो इसको हम जनरल एनेस्थेटिक्स कहते हैं। सही है, मतलब आपकी कॉन्शियसनेस लॉस हो जाती है, आपकी सेंसेशन लॉस हो जाती है, आपकी अवेयरनेस लॉस हो जाती है अपनी इन्वायरमेंट से, लेकिन रिवर्सिबल, हम इसको रिवर्स कर सके। क्योंकि अगर हम इसको रिवर्स ना कर सके तो फिर तो फ़ायदा नहीं, फिर तो नुकसान हुआ, फिर तो हमने बंदे को मार दिया। सही है, रिमेंबर एक इंपॉर्टेंट चीज आप याद रख लें कि दीज ड्रग्स आर जनरली एडमिनिस्टर्ड बाय एन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट in order to induce or maintain general anesthesia to facilitate surgery। देखो, ऐसी बात नहीं कि आपने जनरल एनेस्थेटिक मेडिसिन ले लिए और सर्जरी से पहले आपने पेशेंट को लगा लिया, अब आप कहोगे बस पेशेंट सो जाएगा और मैं फिर उसकी सर्जरी कर लूँगी, ऐसी बात नहीं है। ये प्रॉपर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो होता है वो ये मेडिसिन यूज़ करेगा, क्योंकि इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में हमने आप लोगों को क्लियर कट बताया है, आप उसको पढ़ लें कि एनेस्थीसिया सिर्फ देना नहीं होता, बल्कि जब एक पर्सन को हम एनेस्थीसिया देते हैं तो एनेस्थीसिया के दौरान हमने उसके बॉडी के हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रिस्पायरेटरी रेट, इन तीन फंक्शन पे हमने कड़ी नज़र रखनी होती हैं, और तीनों के लिए हमारे पास अल्टरनेट होने चाहिए। जिस तरह रिस्पायरेशन वगैरह के लिए वेंटिलेटर होना चाहिए कि अगर एकदम से वो रिस्पायरेशन उसका ख़राब हो, मतलब ये वो ब्रेडिपनिया में जाए या एपनिया में जाए, तो हम उसको वेंटिलेटर लगा सके। इस तरह जो है हार्ट रेट के लिए आपके पास अपने मेडिसिन होने चाहिए, ब्लड प्रेशर के लिए आपके पास वेजो कंस्ट्रिक्टर होने चाहिए।
ताकि ब्लड प्रेशर कम हो तो वो डायरेक्ट लगा के जो है ना पर्सन के ब्लड प्रेशर को नॉर्मल किया जा सके। तो कहने का ये मकसद है कि एनेस्थीसिया जो होता है, जो सर्जरी होती है, तो उस दौरान एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होते हैं। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट वो कौन से होते हैं? एक तो बीएस एनेस्थीसिया के जो टेक्नीशियन होते हैं वो लोग होते हैं माहिर, या आपके पास एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कौन सा होता है? जिसने एमबीबीएस के बाद एनेस्थीसिया में एफसीपीएस किया हो। सही है, तो वो फिर हमारे पास एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होता है और उसकी रहनुमाई में, उसकी निगरानी में ये मेडिसिन यूज़ किए जाते हैं और पेशेंट को एनेस्थीसिया की कंडीशन में मेंटेन रखा जाता है। जनरल एनेस्थीसिया आर मेनली इनहेलेशन आर इंट्रावेनस, और जो जनरल एनेस्थीसिया होते हैं तो वो मैक्सिमम क्या होते हैं? या इनहेलेशन के फॉर्म में या हमारे पास इंट्रावेनस फॉर्म में होता है। तो ये दोनों के फॉर्म में हमारे पास होता है। सही है। लोकल एनेस्थेटिक्स, लोकल एनेस्थेटिक्स वो मेडिसिन जो हम क्या करते हैं, जो एक स्पेसिफिक लोकेशन या स्पेसिफिक पार्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे किसी पर्सन की उंगली में ज़ख़म है, तो अब उस पे स्टिचेस वगैरह आपने लेने हैं, तो उसके लिए तो आप पूरे मरीज़ को जो है ना उसको तो नशा नहीं दे सकते ना। सही है। और दूसरा ये है कि एनेस्थीसिया के बगैर वो स्टिचेस करोगे तो पेशेंट को पेन भी ज़्यादा होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, उस जगह को लोकल एनेस्थेटिक मेडिसिन से क्या कर लेते हैं, सेंसेशन फ्री बना देते हैं और उस जगह को हम ऑपरेट कर लेते हैं, उस जगह को हम साफ़ सुथरा कर देते हैं और उसके बाद क्या हो जाते हैं, वो जगह से नशा खुद ब खुद चला जाता है। तो ये लोकल एनेस्थेटिक्स ड्रग्स होते हैं। Local anesthetics are drugs which upon topical application or local injection cause reversible loss of sensory perception, especially of pain in a localized area of the body। बिल्कुल वही बात है कि सेंसरी परसेप्शन या आपके सेंसेशन वगैरह उसका रिवर्सिबल लॉस हो जाएगा, मतलब आप इसको रिवर्स कर सकते हो। लेकिन जो लोकल हैं तो वो एक स्पेसिफिक पार्ट के लिए यूज़ होगा और जो जनरल है तो वो फुल बॉडी के लिए हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए एमसीक्यूज़ के हवाले से इंतहाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये स्लाइड हैं, क्योंकि उसमें फिर आपको कहते हैं कि ये ड्रग कौन से क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, तो फिर आपको पता होना चाहिए। हमारे पास गैसियस फॉर्म में होते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड है। सही है। इसके बाद हमारे पास जो वोलेटाइल लिक्विड के फॉर्म में जनरल एनेस्थेटिक्स मेडिसिन है तो वो क्या है, वो हमारे पास इथेन है, हेलोथेन, एनफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, डिसफ्लोरेन, सियोफ्लोरेन, वो हमारे पास क्या है, वोलेटाइल लिक्विड। इसके बाद हमारे पास जो आईवी हम देते हैं, इंट्रावेनस देते हैं, तो उसमें इंड्यूसिंग एजेंट है जो क्या करते हैं, एनेस्थीसिया को स्टार्ट करते हैं, एक पेशेंट के सेंसेशन को मतलब स्टॉप करते हैं एकदम से। सही है। जहाँ से एनेस्थीसिया आपका स्टार्ट होता है तो उसमें हमारे पास क्या आता है, थायोपेंटोन आता है, हमारे पास मेथाक्सिटोन आता है, हमारे पास सोडियम मेथाक्सिटोन सोडियम जो हमारे पास हैं, जिसको मीथोहेक्सिटोन सोडियम अक्सर कहते हैं, प्रोपोफोल, एंड हमारे पास वो जो है ईटोमिडेट। तो ये क्या है, ये इंड्यूसिंग एजेंट है। ये एनेस्थीसिया को स्टार्ट में हमने देंगे कि जब एनेस्थीसिया स्टार्ट होगा। इंडक्शन किसे कहते हैं तो वो हम इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर चुके हैं। और इसके बाद जो हमारे पास हैं वो क्या है, बेंजोडाइज़ेपिन, जो क्या कहते हैं स्लोवर एक्टिंग हमारे पास एनेस्थेटिक हैं। आईवी जो हम देते हैं तो उसमें डायज़ाफाम आता है, लोराज़ेपाम आता है, मिडाज़ोलाम आता है। तो मिडाज़ोलाम हमारे पास क्या होता है, अक्सर हम खुद भी इसको सर्जिकल आईसीयू में इसको एज आ सेडेटिव मेडिसिन यूज़ करते हैं। जब हम पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालते हैं तो उसमें कुछ मोड ऐसे होते हैं कि उसमें पेशेंट को फुल सेडेट रखना होता है और रिलैक्स, तो वहाँ पे हम मिडाज़ोलाम को यूज़ करते हैं। सही है। और भी हमारे पास ड्रग यूज़ होते हैं आईवी जनरल एनेस्थीसिया में, तो वो कौन कौन से हैं, तो वो हमारे पास केटामिन है और फेंटानिल है, हमारे पास ये और ड्रग है। तो ये स्लाइड पर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मेडिसिन किस क्लास से ताल्लुक़ रखता है। इसके बाद जो हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक्स हैं उनकी जो क्लास हैं तो उसमें एक ईस्टर लिंकेज है और एक अमाइड। तो ईस्टर लिंकेज इसकी ये बांड की वजह से, जहाँ पे हमारे पास C डबल बांड O और OR हमारे पास आ जाए तो वो ईस्टर लिंकेज होता है। तो ये जो बांड इसका है ये तो इस वजह से इसको ईस्टर लिंकेज कहते हैं। और ये जो हमारे पास बेंजीन रिंग के साथ अगर NH ग्रुप लग जाए तो उसको फिर हम अमाइड कहते हैं। तो ये क्या है, ये दो मेन क्लास हैं लोकल एनेस्थेटिक्स के, जिसमें क्या आता है, जिसमें प्रोकेन आता है,
टेट्राकेन आता है, बेंजोकेन आता है, कोकेन आता है, सही है। और जो अमाइड लिंकेज है तो उसमें लिडोकेन आता है, जिस तरह लिडोकेन हो गया, मेपिवेकेन हो गया, बिपिवेकेन हो गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में यूज़ होने वाला लोकल एनेस्थेटिक ये लिडोकेन है, ज़ाइलोकेन, सही है, आपको पता होना चाहिए। ये अमाइड लिंकेज से बिलोंग रखता है। और ये जो लिडोकेन है, ज़ाइलोकेन, तो इसको एनजी ट्यूब पास करने के लिए इस तरह जो है हम जो ये उसके फॉर्म में होता है हमारे पास, एक्सटर्नल यूज़ के लिए जो हमारे पास होता है क्रीम फॉर्म में या मरहम फॉर्म में या आइंटमेंट फॉर्म में, तो उसको फिर हम किस लिए यूज़ करते हैं, एनजी ट्यूब पास करने के लिए, कैथेटर वगैरह पास करने के लिए। और इंजेक्शन के फॉर्म में भी ये यूज़ होता है कि किसी जगह पे अगर हमने स्टिचेस लगाने हो या अवेक पर्सन है उसमें हमने क्या पास करना हो, सीवीपी वगैरह पास करना हो, डबल ल्यूमन, तो वहाँ पे हम लिडोकेन इंजेक्टेबल फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। तो ये लोकल एनेस्थेटिक हैं, ये आप लोगों को एमसीक्यूज़ के लिए याद होने चाहिए। अब हमारे पास वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि जब हम एनेस्थेटिक ड्रग्स को या एजेंट को चूज़ करें तो उन फैक्टर्स को हमने लाजमी देखना है। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स? Choice of anesthetic drugs are made to provide safe and efficient anesthesia based on the nature of surgical or diagnostic procedure and patient physiologic, पैथोलॉजिक एंड फार्माकोलॉजिक स्टेट। देखो, जब भी हम एनेस्थेटिक मेडिसिन यूज़ करेंगे डिपेंड करते हैं सर्जिकल प्रोसीजर पे। क्रेनियाटोमी हो रही है, अपेंडेक्टोमी हो रही है, कौन सा ऑपरेशन होना है, कौन सा प्रोसीजर होना है, कितने घंटे का होना है, तो वो इसके बाद जो है पेशेंट की फिजियोलॉजिक कंडीशन, जिस तरह क्या है कि उसकी सेहत की कंडीशन कैसी है, हार्ट बीट कैसी है, हार्ट की कंडीशन कैसी है, हाइपरटेंसिव तो नहीं है, डायबिटिक तो नहीं है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद पैथोलॉजिक कंडीशन, पैथोलॉजिक कंडीशन कोई डिजीज़ तो नहीं है, मतलब एलर्जिक तो नहीं है, एपिलेप्टिक तो नहीं है, जिस तरह अभी हमने कहा कि हाइपरटेंसिव तो नहीं है, डायबिटिक तो नहीं है, तो वो पैथोलॉजिक कंडीशन में आता है। फिजियोलॉजिक कंडीशन में उसकी हार्ट की एक्टिविटी कैसी है, उसके बॉडी स्ट्रेंथ कैसी है, उसका वेट कितना है, उसके हाइट कितने हैं। इसके बाद फार्माकोलॉजिक स्टेट भी होने चाहिए। किस तरह के मतलब ये हैं कि मेडिसिन जो आप यूज़ करोगे तो आया उसकी एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू होगी, तो फिर आपने उस पर्सन की किडनी फंक्शन देखना है। वो मेडिसिन जो हैं वो लिवर के थ्रू जाएंगे, तो आपने उस पर्सन के लिवर की कंडीशन देखने। तो ये ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो एनेस्थेटिक ड्रग सिलेक्शन से पहले आप लोगों ने जहन में रखने हैं। तो इसको आप एमसीक्यूज़ के लिए याद रख लें, इससे आपका एमसीक्यूज़ आ सकता है। अब पेशेंट की जो फैक्टर्स हैं जो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एनेस्थीसिया से पहले अपने मतलब उन चीज़ों की आपने चेकिंग करनी है। तो उसमें क्या है, उसमें पहला आता है स्टेटस ऑफ ऑर्गन सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, लिवर एंड किडनी, नर्वस सिस्टम और प्रेगनेंसी। इन चीज़ों का आप लोगों ने देखना है, जो आगे जाके एक एक करके हम इनको एक्सप्लेन करेंगे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, लिवर, ये चीज़ें क्यों देखनी है हमने। इसके बाद क्या है, कंकमिटेंट यूज़ ऑफ ड्रग। हम क्या करते हैं, हम एनेस्थीसिया जो है, एनेस्थीसिया में एक ड्रग यूज़ नहीं करते, हम मल्टीपल ड्रग यूज़ करते हैं। तो कुछ का काम पेन किलर होता है, एज अ पेन किलर कुछ काम वो करते हैं, कुछ जो है वो सिडेशन काज करते हैं, कुछ इंडक्शन करते हैं, कुछ क्या करते हैं वो एनेस्थीसिया को मेंटेन रखते हैं। तो ये क्या है कि उन ड्रग्स का भी हमने देखना है, मल्टीपल एजेंट जो हम यूज़ करते हैं या नॉन एनेस्थेटिक ड्रग्स जो हम यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ें भी हमने अपने रिकॉर्ड में लानी है। ऐसा नहीं कि मैं कोई ऐसा एडिशनल मेडिसिन यूज़ करता हूँ जो एनेस्थीसिया में मुझे हेल्प दे, लेकिन वो मेडिसिन उस पर्सन के लिए ख़तरनाक है, तो वो मेडिसिन फिर मैंने यूज़ नहीं करनी और उसका अल्टरनेट यूज़ करना है। तो ये एमसीक्यूज़ आपके पास आ सकता है कि वो कौन से ऑर्गन सिस्टम है जो हम एनेस्थेटिक मेडिसिन यूज़ करने से पहले क्या करेंगे, अपने रिकॉर्ड में लाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये वो फैक्टर हैं। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एनेस्थेटिक एजेंट सप्रेस कार्डियोवास्कुलर फंक्शन। देखो, एनेस्थीसिया जो है एक बंदे के सेंसेशन को स्टॉप करती हैं रिवर्सिबल तरीके से कुछ टाइम के लिए। तो ये आपके हार्ट की एक्टिविटी को भी कम कर देता है, सप्रेस करता है। इसलिए तो मैंने आप लोगों से कहा था कि जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होते हैं वो पेशेंट के पास पूरी सर्जरी के दौरान खड़े रहते हैं
और चेक करते हैं कि पेशेंट की हार्ट की कंडीशन कैसी। सही है। इस्केमिक इंजरी टू टिश्यू में फॉलो रिड्यूस परफ्यूजन प्रेशर इफ अ हाइपोटेंसिव एपिसोड अकर ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। क्या है कि अगर एनेस्थीसिया के दौरान पेशेंट का ब्लड प्रेशर एकदम से डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसकी बॉडी वो ब्लड प्रेशर, इतना प्रेशर होता नहीं है, उसकी हार्ट में इतनी जो है वो पावर होती नहीं है कि वो बॉडी के हर टिश्यू और ऑर्गन को ब्लड पहुंचा सके। और इस दौरान अगर टिश्यू परफ्यूजन आपके पास रिड्यूस हो जाती हैं, फिर परफ्यूजन प्रेशर कम होने की वजह से, तो फिर क्या होता है, इस्केमिक इंजरी होती है, मतलब एक टिश्यू की इंजरी हो जाती है, टिश्यू डेथ हो सकती है। तो इस दौरान फिर आपने क्या करना होगा, वेजो एक्टिव सब्सटेंस में बी नेसेसरी, आपके पास ऐसे जो है सब्सटेंस होने चाहिए जो क्या कहे, जो वेसल्स वगैरह को कंस्ट्रिक्ट करके ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव करे, जो कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करे, कार्डियक जो रिटर्न है तो उसको क्या करे, उसको कंप्लीट रखे, उसको ऑप्टिमम रखे, इसलिए आपके पास वेजो एक्टिव सब्सटेंस होने चाहिए। सम एनेस्थेटिक्स लाइक हेलोथेन सेंसिटाइज द हार्ट टू एरिथमोजेनिक इफेक्ट ऑफ सिम्पैथोमाइमेटिक्स। क्या होता है कि कुछ एनेस्थेटिक मेडिसिन इस तरह होते हैं जो इरिथमिया काज करते हैं। एरिथमोजेनिक वो चीज़ें जो इरिथमिया काज करे, इरिथमिया कहते हैं इरेगुलर हार्ट बीट को, और ये इफेक्ट होता है सिम्पैथोमाइमेटिक। सिंपैथेटिक सिस्टम का काम हार्ट रेट को इंक्रीज करना। सिम्पैथोमाइमेटिक वो मेडिसिन या वो चीज़ें जो सिंपैथेटिक सिस्टम की तरह काम करे। और हेलोथेन जो हमारे पास हैं, जो क्या है, जो इनहेलर एनेस्थेटिक मेडिसिन है, जनरल एनेस्थीसिया में हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये एरिथमिया का एरिथमोजेनिक होते हैं और एरिथमिया काज करते हैं। तो ये आप एमसीक्यूज़ के लिए याद रख लें। सही है, ये आपके एमसीक्यूज़ में आ सकता है। एरिथमोजेनिक जो एरिथमिया काज करे। रिस्पायरेटरी सिस्टम, एस्थमा में कॉम्प्लिकेट कंट्रोल ऑफ इनहेलेशन एनेस्थेटिक। देखो अगर कोई पर्सन एस्थमेटिक है तो एस्थमा में इस तरह होता है कि बर्ड जो एयरवे हैं उसमें हमारे पास म्यूकस सेक्रीशन कभी कभार ज़्यादा हो जाती हैं जो एयरवे को टेम्पररी या परमानेंटली ब्लॉक कर देती हैं। सही है। तो एस्थमा जो है, एस्थमा में जो है मसला ये होता है कि आपको इनहेलेशन एनेस्थेटिक का पता नहीं होता कि कितना इनहेल हो गया है, कितना वापस रिटर्न हो गया है या स्टक हो गया है। सही है। इनहेल एनेस्थेटिक डिप्रेस द रिस्पायरेटरी सिस्टम, और आप फिर इनहेलेशन के लिए ज़्यादा एनेस्थेटिक मेडिसिन दोगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके लंग्स को पहुंचे, क्योंकि उधर एस्थमा की वजह से कभी कभार दरमियान में ब्लॉकेज आ जाती हैं। तो अगर आप ज़्यादा मेडिसिन देते हो तो फिर आपका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है, और आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम वो डिप्रेस हो सकता है, मतलब आपके पास रिस्पायरेशन कंप्रोमाइज़ हो सकती है। आईवी एनेस्थेटिक एंड ओपियाइड सप्रेस रिस्पायरेशन, और जो हमारे पास आईवी एनेस्थेटिक हैं और जो ओपियाइड मेडिसिन हैं, ओपियाइड मेडिसिन क्या होते हैं, ये भी एनेस्थीसिया में हम यूज़ करते हैं। जिस तरह हमारे पास कोकेन हो गया, हीरोइन हो गया, और भी ओपियाइड मेडिसिन हैं जो क्या करते हैं, जो एज एनाल्जेसिक काम करते हैं। तो ये क्या है कि ये तो एनेस्थीसिया के दौरान यूज़ होते हैं आईवी, लेकिन ये भी हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को या रिस्पायरेशन को सप्रेस करते हैं, कम करते हैं। These effects may influence the ability to provide adequate ventilation and oxygenation। और यही जो एनेस्थेटिक मेडिसिन है तो ये क्या है, ये हमारे रिस्पायरेशन रेट को भी कम कर सकते हैं, हमारे बॉडी वेंटिलेशन को भी कम करते हैं, और ब्लड ऑक्सीजनेशन और टिश्यू ऑक्सीजनेशन को भी ये इफेक्ट करते हैं। सही है। तो ये क्या है कि ये रिस्पायरेटरी सिस्टम का भी आप लोगों ने इसलिए ख्याल रखना होगा जब पेशेंट किस चीज़ कंडीशन में हो, एनेस्थीसिया कंडीशन में हो। इसके बाद लिवर एंड किडनी इफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लियरेंस ऑफ एनेस्थेटिक एंड माइट बी इफेक्टेड बाय एनेस्थेटिक टॉक्सिक इफेक्ट। क्या होता है कि लीवर और किडनी जो हमारे पास होते हैं तो ये एनेस्थेटिक मेडिसिन के डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म वगैरह लीवर में होती है ना एनेस्थेटिक मेडिसिन की। जो आप लोगों ने और भी मेडिसिन का मतलब पढ़ा होगा कि कुछ मेडिसिन लीवर के थ्रू जो है मेटाबोलाइज होते हैं और कुछ मेडिसिन फिर किडनी के थ्रू क्या होते हैं, एक्सक्रीशन वगैरह उनकी होती हैं। तो अगर आपके लीवर और किडनी की कंडीशन में कुछ
प्रॉब्लम है तो फिर आपके पास जो एनेस्थेटिक मेडिसिन है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह इफेक्ट हो सकती है। दूसरी बात यह है कि एनेस्थेटिक मेडिसिन अगर आप ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं या किसी भी पर्सन का लीवर या किडनी में इश्यू है तो फिर उसका लीवर या किडनी कंप्रोमाइज हो सकता है एनेस्थेटिक मेडिसिन के यूज़ के साथ। देयर फिजियोलॉजी मस्ट बी कंसिडर। इसलिए जिस पेशेंट का आपने इनेस्थीजिया देना है तो उसका आप लिवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट जो हमारे पास रेनल फंक्शन टेस्ट हैं तो वो आप लोगों ने क्या करना होगा, वो आप लोगों ने टेस्ट पहले से करना होगा, क्योंकि अगर लिवर और किडनी में कोई मसला है तो उसी के मुताबिक फिर आपने डोज एडजस्टमेंट करनी होती है। नर्वस सिस्टम क्या है कि अगर आपके पास कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है तो वो क्या है, वो भी फिर आपके पास इनेस्थेटिक और इनेस्थीजिया को इफ़ेक्ट करता है। जिस तरह हमारे पास एपिलिप्सी हो गई, मिर्गी वगैरह जो लोगों पे आते हैं, मिस्थीनिया ग्रेविस जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं जो हमारे स्केलेटल मसल्स को इफ़ेक्ट करते हैं, ईयर थ्रोट के हो गए, हमारे पास आई वगैरह के जो मसल हो गए। इसके साथ साथ प्रॉब्लम इन सेरेब्रल सर्कुलेशन, अगर आपके पास जो है सेरेब्रल सर्कुलेशन में कोई मसला है, वो कोई स्ट्रोक वगैरह हुआ है, ऑलरेडी आपके पास ब्लड फ्लो कंप्रोमाइज़ है और इनेस्थीजिया में तो और भी ब्लड फ्लो कम हो जाता है, तो उन कंडीशन में भी फिर आपने क्या करना होता है, नर्वस सिस्टम को भी आपने प्रॉपर चेक करना होगा, एग्जामिन करना होगा। प्रेगनेंसी, अब अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और आप उसको इनेस्थीजिया देते हैं, जिस तरह हमारे पास अक्सर जो सी सेक्शन वगैरह होते हैं तो उसमें भी मतलब सी सेक्शन तो प्रेग्नेंट वुमेन का हम करते हैं ना, तो उसमें भी फिर हमने ये देखना होगा कि जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं आया वो मेडिसिन उसके बच्चे को तो इफेक्ट नहीं करते, या कोई इस तरह का फीमेल जो है प्रेग्नेंट है लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान कोई और सर्जरी उसकी होनी है, तो अगर आप मेडिसिन यूज़ करते हैं तो आपने उसके प्रेगनेंसी को रिकॉर्ड में लाना होगा। क्यों? क्योंकि इफेक्ट ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट ऑन फीटस पे एनेस्थेटिक मेडिसिन के मेनली दो इफेक्ट होते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड काजेज एप्लास्टिक एनीमिया इन द अनबॉर्न चाइल्ड, अगर कोई मदर है वो प्रेग्नेंट है, बच्चा उसके पेट में है फीटस के फॉर्म में, सही है, और नाइट्रस ऑक्साइड जो कि एनेस्थेटिक जनरल एनेस्थीसिया में यूज़ करते हैं इनहेलेशन के लिए, तो वो क्या करेगा, वो बच्चे में एप्लास्टिक एनीमिया काज कर सकते हैं। एप्लास्टिक एनीमिया में बोन मैरो सप्रेशन हो जाती है जिसमें बोन मैरो ब्लड सेल की फॉर्मेशन नहीं करता, तो बच्चे में ये प्रॉब्लम हो सकती हैं, सही है। सेकंड क्या है, बेंजोडाइज़ेपिन माइट काज ओरल क्लेफ्ट इन द फिटस, जो हमारे पास बेंजोडाइज़ेपिन है जो क्या है, जो हम उसमें एनेस्थीसिया में यूज़ करते हैं, तो ये जो आगे आएगा इसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, तो ये क्या करेगा, ये ओरल क्लेफ्ट जो है वो बच्चों में काज कर सकते हैं। ओरल क्लेफ्ट किसे कहते हैं कि एक बच्चा पैदा होगा तो उसका होंठ कटा हुआ होगा, कटे हुए होंठ का जो बच्चे होते हैं, तो ये क्या है, ये हमारे पास बाई बर्थ प्रॉब्लम, इननेट प्रॉब्लम है, ये इननेट डिसऑर्डर वगैरह है जो कि आप लोग 5th सेमेस्टर पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग में पढ़ोगे, क्लिफ्ट पैलेट और क्लिफ्ट लिप, सही है। तो ये क्या होता है, ये क्लिफ्ट लिप या ओरल क्लिफ्ट काज करते हैं बच्चे में, मतलब बच्चा पैदा होगा तो उसका होंठ कटा हुआ होगा, तो ये क्या है, ये बेंजोडाइज़ेपिन का इफेक्ट होता है। तो ये आप लोगों ने क्या करना है, एमसीक्यूज़ के लिए भी ये चीज़ें याद करनी है आप लोगों ने, और एनेस्थीसिया से पहले भी इन चीज़ों का एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखता है। कंकॉमिनेंट यूज़ ऑफ ड्रग्स, तो कंकॉमिनेंट यूज़ ऑफ ड्रग्स क्या है कि मल्टीपल एजेंट्स आर एडमिनिस्टर्ड बिफोर एनेस्थीसिया, दिस एजेंट विल फैसिलिटेट इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया एंड लोअर द नीडेड डोज ऑफ एनेस्थेटिक्स। क्या होता है कि ये मेडिसिन हम एनेस्थीसिया से पहले लगाते हैं, एक तो ये लोडिंग डोज होता है, ये एनेस्थीसिया की इंडक्शन कराता है। सेकंड चीज़ें ये होती हैं कि ये नीड ऑफ जो हमारे पास मेडिसिन एनेस्थेटिक मेडिसिन की जो मिकदार है तो उसकी मिकदार कम यूज़ करनी पड़ती है, सही है। मिसाल के तौर पे आप क्या कहें, प्रोपोफोल जो हम यूज़ करते हैं, तो प्रोपोफोल क्या है कि वो एनेस्थीसिया से पहले दिया जाता है, जो बंदे को एकदम से सुला देते हैं, फिर उसके बाद हम एक नॉर्मल मिकदार में क्या कर लेते हैं, गैसियस फॉर्म में, इनहेलेट फॉर्म में जो है हम स्टार्ट कर लेते हैं एनेस्थेटिक्स गैसेस को, एनेस्थेटिक्स मेडिसिन को,
सही है। तो ये क्या करते हैं, ये नीडेड डोज ऑफ एनेस्थेटिक्स मेडिसिन को कम करते हैं जो हमारे पास एडजंक्ट ड्रग्स होते हैं। दे मे इन्हांस एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया लाइक हाइपोवेंटिलेशन। लेकिन ये क्या करते हैं, ये एडवर्स इफेक्ट को और भी इन्हांस कर सकते हैं, ये और भी पेशेंट को जो है ना रिस्पांस फ्री बना देता है और वो हाइपोवेंटिलेशन में जा सकता है। कंकॉमिटेंट यूज ऑफ एडिशनल नॉन एनेस्थेटिक ड्रग जो हमारे पास है, तो ओपियाइड वगैरह हैं, जो ओपियाइड एब्यूज़र होते हैं, तो फिर आपने ओपियाइड हाई मिकदार में उसको देनी होती है, तभी जाके वो जो है ना क्या होते हैं, थोड़े बहुत रिस्पांस फ्री होते हैं। तो ये कंकॉमिटेंट ड्रग्स वो होते हैं जो एडिशनल ड्रग हो, जिसको हम हेल्पिंग ड्रग्स भी कहते हैं, जो एनेस्थीसिया देने में हमारी हेल्प करते हैं और एनेस्थेटिक मेडिसिन के इस्तेमाल को कम करते हैं। लेकिन ये एनेस्थीसिया में हाइपोवेंटिलेशन काज कर सकते हैं पर्सन में, ये आपको एमसीक्यूज के लिए याद होना चाहिए। अदर कंडीशन टू बी कंसीडर्ड इफ बिफोर एनेस्थीसिया। देखो, एक तो हमने बॉडी की कंडीशन देख लिए कि हमारे बॉडी का कौन सा सिस्टम किस तरह होना चाहिए। अब और भी कंडीशन है जो एनेस्थीसिया से पहले हमने इनको अपने रिकॉर्ड में लाना होगा। Some specific condition like increase the risk afford to the patient undergoing general anesthesia like obstructive sleep apnea seizure। तो अगर पेशेंट को नहीं आते, मतलब रात के वक्त एकदम से उसकी सांस बंद हो कि उस पर झटके आना, ये बीमारी तो नहीं है। कोई हार्ट किडनी या लंग कंडीशन या कोई डिजीज़ तो नहीं है, जिस तरह हार्ट वाल बंद हो, सही है, किडनी में किडनी स्टोन हो, कि फिल्ट्रेशन में मसला हो, लंग्स की कोई कंडीशन है, मतलब ये है कहाँ पे पैचिस हैं, या एस्थमा है, या टीबी हैं, या कोई जो है सीओपीडी वगैरह है, वो कंडीशन। हाई ब्लड प्रेशर, इसका भी देखना है पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर पे कप में हाइपरटेंसिव तो नहीं है। अगर हाइपरटेंसिव तो उसी के मुताबिक जो है ना फिर आपने क्या करने होंगे, ब्लड प्रेशर के मेडिसिन वहाँ पे आपने अरेंज करने होते हैं टाइम से पहले, सही है। अल्कोहलिज्म वगैरह तो नहीं करता, शराब नोशी तो नहीं करता, स्मोकिंग वगैरह। हिस्ट्री ऑफ रिएक्शन टू एनेस्थीसिया मेडिसिन की तरफ उसने कोई पहले प्रीवियस टाइम में कोई रिएक्शन तो शो नहीं किया, कोई सेंसिटिव मतलब वो रिएक्शन तो शो नहीं होता एनेस्थीसिया की तरह। ऐसा तो नहीं कि एनेस्थीसिया के दौरान पेशेंट की हालत ख़राब होती है, तो फिर हमने इंतहाई एहतियात के साथ उसको फिर एनेस्थीसिया देना होगा। मेडिकेशन दैट कैन इंक्रीज ब्लीडिंग, अगर इस तरह के मेडिकेशन जो ब्लीडिंग वगैरह को इंक्रीज कर सके तो उनका भी हमने ख्याल रखना है, क्योंकि अगर पेशेंट को एस्पिरिन हम दे रहे हैं, उधर उसकी सर्जरी हम करेंगे, उसको कट वगैरह लगाएंगे, तो एक्स्ट्रा ब्लीडिंग हो सकती है। ड्रग एलर्जी, पेशेंट को उस ड्रग की तरफ उसकी किस टाइप की एलर्जी है इसका भी पता होना चाहिए। डायबिटिक है या नहीं है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया उसको होता है या नहीं होता। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया उस वो कंडीशन होती है कि बंदा सो रहा होता है, अगर जब वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, उसके बॉडी के सिस्टम थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं, तो फिर क्या होती है, उसकी ऑब्स्ट्रक्शन होती है रात के, मतलब स्लीप में या रेस्ट में एकदम से उसका सांस बंद होना स्टार्ट हो जाता है और वो बैठ जाता है। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का पेशेंट है और हम उसको एनेस्थीसिया में सुला रहे हैं, तो इस चीज़ को फिर हमने देखना होगा। ऐसा नहीं कि वो स्लीप एपनिया की वजह से वो जो है क्या हो गया हो, वो रिस्पायरेशन उसकी इफेक्ट हो गई और उसकी लाइफ जो है वो ख़तरे में चली जाए। तो इन चीज़ों का फिर हमने क्या करना है, पेशेंट का ख्याल रखना है जब भी हम उसको एनेस्थीसिया कंडीशन में लेकर जाएंगे। रेशनल फॉर यूजिंग एडजंक्टिव ड्रग्स बिफोर एंड ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर। देखो, हमने अभी डिस्कस किया कि हेल्पिंग मेडिसिन भी हम यूज़ करते हैं जो कि एनेस्थेटिक्स नहीं है, तो उसको हम क्यों यूज़ करते हैं, उसकी क्या नीड है, उसका क्या रेशनल है। कोई आपसे पूछे कि ये मेडिसिन अगर ये पेशेंट के सेंसेशन को फ्री भी नहीं करता, कम भी नहीं करता, एनेस्थेटिक मेडिसिन नहीं है, तो एनेस्थीसिया में क्यों यूज़ हो रहा है। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि फॉर पेशेंट अंडरगोइंग सर्जिकल एंड अदर मेडिकल प्रोसीजर एनेस्थीसिया प्रोवाइड दिस बेनिफिट्स लाइक सेडेशन एंड रिडक्शन ऑफ एंजाइटी। क्या करता है ये मेडिसिन, उसको सेडेट करता है और उसकी एंजाइटी को कम करता है, सही है, क्योंकि वो मतलब अनअवेयर होता है इन्वायरमेंट से। लेक ऑफ अवेयरनेस एंड एमनीजिया, उसकी अवेयरनेस ख़त्म हो जाती है और वो जो प्रोसीजर होता है उसको मतलब पता नहीं चलता। स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन, स्केलेटल मसल्स रिलैक्स उसके हो जाते हैं, उसके रिफ्लेक्सेस नहीं होते, वो खुद से जोर नहीं लगाता। सप्रेशन ऑफ अनडिज़ायरेबल रिफ्लेक्सेस, जो अनडिज़ायरेबल रिफ्लेक्सेस हैं जिसको आप स्टॉप करना चाहते हो, सप्रेस करना चाहते हो, वो सप्रेस हो जाते हैं। एनाल्जेसिक इफेक्ट भी होते हैं, एज अ पेन किलर भी काम करते हैं, पेशेंट को पेन फील
नहीं होता। तो ये एडजंक्टिव मेडिसिन के इस्तेमाल हैं, इस वजह से इन मेडिसिन को उसमें हम एनेस्थीसिया के दौरान यूज़ करते हैं। बिकॉज नो सिंगल एजेंट कैन प्रोवाइड ऑल दोज बेनिफिट, सेवरल ड्रग्स आर यूज इन कम्बिनेशन टू प्रोड्यूस ऑप्टिमल एनेस्थीसिया। एमसीक्यूज के लिए यह चीज़ याद होनी चाहिए कि एनेस्थीसिया सिर्फ एक मेडिसिन से हम पेशेंट को नहीं दे सकते, डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन हम यूज़ करेंगे। इसी के साथ साथ एडजंक्टिव मेडिसिन जो होते हैं, एडजंक्टिव ड्रग्स जो होते हैं, वो भी हमने यूज़ करने हैं, क्योंकि हर एक मेडिसिन का अपना एक काम होता है। कोई सेडेशन लेकर आता है, कोई पेशेंट को रिलैक्स रखता है, कुछ पेशेंट को जो है ना वो पेन फ्री रखता है। तो डिफरेंट मेडिसिन के डिफरेंट काम होते हैं, इसलिए एनेस्थीसिया में डिफरेंट मेडिसिन यूज़ होते हैं। अब हमारे पास एडजंक्टिव ड्रग्स या प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन कौन कौन से हैं? सर, टू काम द पेशेंट, रिलीव द पेन। तो वही बात जो अभी हमने कहा कि पेशेंट के पेन को रिलीव करता है, उसको कामनेस लेकर आता है, एंजाइटी को कम करता है, सही उसके स्ट्रेस को कम करता है। तो इसमें हमारे पास एंटासिड आता है जो स्टमक एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करे, तो वो भी हम पेशेंट को राइजिक इंजेक्शन भी अक्सर लगा दिया जाता है। H2 ब्लॉकर भी यूज़ करते हैं, फेमेट्रिडिन वगैरह, वो भी गैस्ट्रिक एसिडिटी को कम करते हैं, सही है। इसके बाद एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन लाइक एट्रोपिन एंड ग्लाइकोपाइरोलेट। तो एट्रोपिन का काम क्या है कि ये ब्रेडिकार्डिया को प्रिवेंट करता है, और ग्लाइकोपाइरोलेट क्या करते हैं, सिक्रीशन ऑफ फ्लूइड्स को कम करता है। तो ये मेडिसिन भी हम यूज़ करते हैं, ये एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन है। एमसीक्यूज आ सकते हैं कि एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन लाइक एट्रोपिन ग्लाइकोपाइरोलेट क्यों यूज़ होता है? तो इसलिए कि एट्रोपिन ब्रेडिकार्डिया को प्रिवेंट करते हैं, और ग्लाइकोपाइरोलेट जो है ना वो सिक्रीशन ऑफ फ्लूइड को कम करता है। इसके बाद एंटी एमेटिक लाइक अंडस्ट्रॉन हमारे पास अनसेट को कहते हैं। तो ये इंजेक्शन भी यूज़ किया जाता है ताकि स्टमक कंटेंट एस्पायरेट ना हो और पेशेंट को वोमिटिंग वगैरह ना हो एनेस्थीसिया के दौरान या एनेस्थीसिया के डायरेक्ट बाद। इसके बाद एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन भी हम यूज़ कर सके, डेक्सा वगैरह उसको लगा दिया जाता है ताकि क्या कोई एलर्जिक रिएक्शन शो ना करे। बेंजोडाइज़ेपिन लाइक डायज़ेपिम उसको दिया जाता है उसके एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए, उसके स्ट्रेस को कम करने के लिए। ओपियाइड भी यूज़ किए जाते हैं कि वो पेन किलर हैं, एनाल्जेसिक के लिए यूज़ होते हैं, लाइक फेंटानिल हमारे पास क्या है, ओपियाइड हैं। इसके बाद न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर भी यूज़ किए जाते हैं ताकि उसके न्यूरोमस्कुलर रिफ्लेक्सेस ना हो, सही है। न्यूरोमस मतलब जोर ना करे, हाथ ना मारे, पाँव को सख्त ना करे, हाथ को सख्त ना करे, इजीली हम उसको पोजीशन दे सकें, और स्पेशली वो जो रिस्पायरेटरी एफर्ट हैं वो उसका कम हो ताकि उसको हम इजीली इंट्यूबेट कर सके, ताकि इजीली हम उसको रिलैक्स कर सके। और सेकेंड पार्ट का लास्ट स्लाइड है कि स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट कौन कौन से हैं। अभी हमने पढ़ा ना कि हम स्केलेटल मसल या न्यूरोमस्कुलर रिलैक्सेंट यूज़ करते हैं ताकि हमारे मसल्स और नर्व्स जो हैं वो थोड़ी रिलैक्स हो ताकि हमें काम करने का मौका मिले। तो कहते हैं इट फैसिलिटेट इंट्यूबेशन ऑफ द ट्रेकिया एंड सप्रेस मसल टोन टू डिग्री रिक्वायर्ड फॉर सर्जरी। देखो, एक तो ये मस्कुलर टोन या मस्कुलर स्ट्रेचिंग वगैरह को क्या कर लेते हैं, उसको रिलैक्स करते हैं। दूसरा, ये इंट्यूबेशन ऑफ ट्रेकिया में हेल्प देता है। जब आप लोग आईसीयू में काम करोगे तो वहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को सुनने में मिलेगा, एकोरान का नाम आप यूज़ करोगे, मतलब सुनोगे। एकोरान हमारे पास मसल रिलैक्सेंट है। जब भी हम पेशेंट को इंट्यूबेट करते हैं, उसके मतलब एंडोट्रेकियल ट्यूब उसके मतलब माउथ में डालते हैं, तो क्या करना होगा, हमने पहले उसको वो एकोरान देना होता है, सही है। पहले हम उसको एकोरान देते हैं, उसके मसल रिलैक्स हो जाते हैं, तो इजीली हम उसका ईटीटी ट्यूब पास कर सकते हैं। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर हमारे पास कौन से है, पेनक्रोनियम है हमारे पास। सेकंड हमारे पास क्या है, एट्राक्यूरियम है जिसको सिंपल एकोरान कहते हैं। और तीसरा हमारे पास क्या है, सुसिनाइल कोलिन है। तो ये क्या है, ये मसल रिलैक्सेंट है। ये आप लोगों को एमसीक्यूज के लिए पता होना चाहिए। तो ये सेकंड पार्ट एनेस्थेटिक मेडिसिन का वीडियो लेक्चर था। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की कोशिश हमने की है। इसके बावजूद भी अगर कोई भी पॉइंट हमसे रह गया हो या कोई भी पॉइंट में किसी भी पॉइंट में आपको कोई इश्यू हो, तो आप लोग जो हैं कमेंट के थ्रू आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जूनियर्स, सीनियर्स और क्लास फेलो के साथ हमारे वीडियो लिंक जो है वो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा हो। इंशाल्लाह
इस वीडियो के तमाम वीडियो पार्ट्स, इस यूनिट के तमाम पार्ट्स की वीडियोस लेक्चर आप लोगों को हमारे चैनल पे मिलेंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हैं, तो उससे आज उसमें जाकर आप इस वीडियो के तमाम पार्ट्स को देख सकते हैं, जिससे आप लोगों का ये यूनिट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।